Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So, today we have come up with a new chapter, that is emergency and its provisions in the Indian Constitution. So, when we talk about emergency, first before starting, I will give you an overview about emergency. See, it comes in the part. This comes in the part 18th of the Indian Constitution. ठीक है, covering Article 352, 360. Idea of emergency we have taken from the Government of India Act 1935, and the suspension of the fundamental rights during emergency that we have taken from Germany. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमरजेंसी का क्या मतलब है और इमरजेंसी से क्या इफेक्ट होता है। जब इमरजेंसी लागू होती है तो उससे इफेक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान के निर्माताओं ने रखा क्यों था। देखो, बेसिक आइडिया ये है कि इमरजेंसी का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखा गया था कि जब कभी अगर सरकार को ये लगे कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के ऊपर खतरा है, तब वो उसको बचाने के लिए एक बार के लिए इमरजेंसी लगा दे। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है फंक्शन कर पाए। अब इमरजेंसी से होता क्या है, हमारे देश का है फेडरल कैरेक्टर। जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो फेडरल कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में। ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई औचित्य नहीं बचता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफेक्ट क्या होता है इमरजेंसी के। देखो, तीन अगर मैं बोलूं आपको कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इफेक्ट्स क्या होते हैं इमरजेंसी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक तो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो लोकसभा की और जो व्हाट वी कॉल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक डिक्टेटर टाइप का जो है वो रूल स्थापित हो जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इमरजेंसी के टाइम पे, दैट इट इफेक्ट्स द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको अभी दिया है, फिर अब अपन इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? when an extraordinary situation arises and that situation cannot be handled with the existing administrative mechanism, and the constitution provide the imposition of emergency so that the situation can be handled effectively. जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए जो कि करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से संभल नहीं रही हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है ताकि उस पोजीशन को सुधारने के लिए, उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए इमरजेंसी को हम इंपोज करते हैं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये आर्टिकल 350 टू 360 को इमरजेंसी को इंडिकेट करते हैं, अलग अलग इमरजेंसीज को, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में ये है। कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में ये है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, the democratic political system, financial stability and the sovereignty, unity, integrity and the security of the nation. ये सबसे सोल पर्पस होता है इमरजेंसी का। बट इमरजेंसी का लगाना ही अपने आप में एक तरफ से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का हत्या करना होता है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो। ठीक है, उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बिलो 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 to 354, 355, 358, 359, प्रेसिडेंट रूल 355 to 357 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अब इन एक एक को अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, आर्टिकल 352 कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। 353 बोलता है इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। क्या इफेक्ट होगा जैसे नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर 354 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगा दी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रेवेन्यूज का सेंट्रल स्टेट में, ये 355 बात करता है। 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बात करता है। अच्छा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको इमरजेंसी से हटा दिया गया है, इसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन। अब अगर कोई सरकार नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे तो वो पॉसिबल नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। फिर 356 है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। 356 357 है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर 350, कि भाई जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसी भी स्टेट के अंदर तो वहां क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद। 358 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे ही 352 को लागू कर दिया जाता है तो जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो एक तरह से ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड होती है एक्सेप्ट टू आर्टिकल्स 20 एंड 21, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 359 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3rd ऑफ द इमरजेंसी, ये सेम बात वही होगी। 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। सो नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी इंपोज्ड व्हेन द एंटायर नेशन इज और अ पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन्ड बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी आप तब इंपोज कर सकते हो जब एंटायर नेशन या उसका कोई पार्ट जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट हो। नेशनल इमरजेंसी दो चीजों के बेस पे लगाई जा सकती है। द ओरिजिन्स थ्रेट वर या तो इंटरनल इमरजेंसी या एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी की जगह अब इसको आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक ये है एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, जब देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को किसी फॉरेन पावर से खतरा हो, ठीक है, तब उस केस में ये लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, व्हेन अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल इमरजेंसी, आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी, थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल 352 टू प्रोक्लेम the national emergency. The term armed rebellion replaced the internal disturbance by the 44th Amendment Act 1978, मैंने बता दिया ऑलरेडी। The president may declare national emergency even before the occurrence of the actual threat. राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी को थ्रेट होने से पहले जब उसको अगर महसूस हो, राष्ट्रपति को अगर महसूस हो तब भी लगा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोले तब जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा। दैट शुड बी बाय द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। बिना रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट को जो है वो इमरजेंसी नहीं लग सकती है। हाँ, इमरजेंसी का जब रिवोकेशन करना है तो उसके लिए कोई रिटन रिकमेंडेशन की जरूरत या जो है उसकी पार्लियामेंट से पास करवाने की उसको जरूरत नहीं है, वो मैं आगे डिस्कस डिटेल में करूंगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी 352 की घोषणा हो जाती है, प्रोक्लेमेशन हो जाता है, तो उसके विद इन 1 मंथ जो है ऑफ इट्स डेट उसको जो है आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करवाना पड़ेगा। इफ द लोकसभा इज इन नॉट द सेशन एंड डिसॉल्व, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। अगर मान लीजिए अगर जैसे ही 352 को घोषणा कर दी नेशनल इमरजेंसी की, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं तब तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको लोकसभा और राज्यसभा में से आपको उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंपल सिर्फ राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है, तो जैसे ही लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही लोकसभा का गठन होता है आपको जो है ये प्रोक्लेमेशन जो ऑफ इमरजेंसी है इसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। पहले ये जो महीने थे दिस वाज 2 month, बट इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1978 में इसको 2 month की जगह 1 month कर दिया गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितना, 1 month, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी,
नॉर्मली इमरजेंसी विल इन इफेक्ट फॉर द 6 मंथ्स आफ्टर द अप्रूवल। हर 6 महीने से अप्रूवल लेना पड़ता है लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है। जैसे ही अप्रूवल ले लिया जाता है फिर वो 6 महीने के लिए लागू हो जाती है। अब ये हर बार अगर कंटिन्यू अप्रूवल लेते हो तो इसका इनडेफिनिट पीरियड है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड नहीं है कि इतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे प्रेसिडेंट रूल में होता है कि ठीक है 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये ऐसे नेशनल इमरजेंसी के केस में इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। सच प्रोक्लेमेशन में बी एक्सटेंडेड indefinite टाइम विद ईच एक्सटेंशन रिसीविंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाय द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ऑफ द 6 मंथ। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, बाय द लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, 18th पार्ट में। फिर अपन डिस्कस करेंगे आर्टिकल 352 टू 360, फिर एक एक आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया 352 टू 360, ठीक है। फिर उसके बाद में इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है वो 2 कारण पे लग सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल। तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया 44th अमेंडमेंट 1978 में, और इसकी जगह इसको लिख दिया आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। इन 2 ही कंडीशंस पे लग सकती है। फिर उसके बाद इसका अप्रूवल पार्लियामेंट को 1 मंथ में करना पड़ता है, ठीक है। हर 6 महीने बाद में पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, या लोकसभा या राज्यसभा जो भी उस वक्त फंक्शनिंग में है, ठीक है, 30 डेज के अंदर। और अगर राज्यसभा फंक्शनिंग है, लोकसभा नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो डिसॉल्व होता नहीं है कभी, लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस। तो इनकेस ऐसी स्थिति में जैसे ही नई लोकसभा बनती है तो उसके जो है 30 डेज के अंदर इसको पास करवाना होता है। फिर रिवोकेशन, प्रेसिडेंट में रिवोक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट एनी टाइम बाय इशूइंग अ न्यू प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट। देखो, लागू करने के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लागू करने के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस की, अगर एक हाउस है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन जब भी इसको रिवोकेट करना होता है, वापस इमरजेंसी को हटाना होता है, तो वो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से इसको जो है वो कभी भी इसको हटा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, इफ द लोकसभा अडॉप्ट्स अ रिजोल्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी रिजेक्टिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी स्टैंड्स रिवोक्ड। मतलब लोकसभा अगर सिंपल एक रेजोल्यूशन भी पास कर दे कि हमें जो है इमरजेंसी को खत्म करना है, तब भी उस वक्त भी इमरजेंसी जो है वो रिवोक हो जाएगी। लेकिन जब लागू करना था, प्रोक्लेम करना था, तो उस वक्त तो स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए प्रेजेंट एंड मेंबर वोटिंग की, 1 महीने के अंतराल में अप्रूव भी करवाना होगा बहुत, और कैबिनेट जब अप्रूव करेगी, रिटन रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, तभी ये अप्रूवल हो पाएगा इसका, ठीक है। तो प्रोक्लेम करना का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी टफ, बट रिवोक करने का प्रोसेस को जो है वो इजी रखा गया है। गॉट माय पॉइंट। फिर इंपैक्ट एंड इंपोजिशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इफेक्ट होता है सेंटर स्टेट के रिलेशन के अंदर। फिर दूसरी बड़ी बात है कि हमारा जो देश का जो एक फेडरल कैरेक्टर है वो उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है, एंड दैट इट बिकम्स यूनिटरी, ठीक है। सारे डिसीजन पार्लियामेंट लेती है उस दिन। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड टू द एडवाइजिंग एंड स्टेट हाउ टू एक्सरसाइज इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। जैसे ही इमरजेंसी लग जाती है, पार्लियामेंट बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कौन, क्योंकि सारे पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, तो कोई भी लेजिस्लेशंस का पावर इन लोगों के पास रहता नहीं है। इनको लेजिस्लेशंस के जो डायरेक्शंस है वो कौन देता है, इनके लेजिस्लेशन को इनका डायरेक्शन कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या पार्लियामेंट देगी, ठीक है। फिर उसके बाद द पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू इनेक्ट द लॉज ऑन एनी आइटम इंक्लूडेड द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जैसे स्टेट लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए 67 सब्जेक्ट्स हैं, तो पूरे 67 के 67 सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट का पूरा अधिकार होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल, द प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू स्केल बैकअप और स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स। प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू स्केल back or stop the distribution of funds from the central government to the states while declaration of the national emergency। राष्ट्रपति फाइनेंसेस को रोक सकता है जो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑफ लाइफ
और लोकसभा असेंबली, ठीक है। व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, इट विल ऑल्सो अल्टर द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, prolonging the Lok Sabha. During a national emergency, the Lok Sabha term may be prolonged beyond its regular term up to 1 year at a time, which can be valid up to 6 months after the emergency ended. ठीक है, तो लोकसभा की ड्यूरेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली इन पे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, स्टेट असेंबलीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, स्टेट असेंबलीज की जो सारी पावर्स हैं वो सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये सब खत्म हो जाता है एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जाके ये कह सकते हैं कि साहब मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। इनफैक्ट जो है नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लागू होती है, आपका जो राइट होता है टू मूव द कोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो सस्पेंडेड। गॉट माई पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। फिर उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल ये प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? द सेंटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर that state government operates in accordance with the provision of the constitution. If the constitutional machinery fails in the state and the center can assume the control of the state, this is famously known as the president rule. And the consequence of the president rule is the president carries or the governor carries the administration of the state on the behalf of the president. राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी उसकी फेल हो जाती है, या जब वो इस तरह का कोई काम करते हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ हो या भारत के संविधान के विरुद्ध हो, तब ये राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो अपना शासन लगा सके, और वो अपना शासन जो होता है वो स्थापित करता है गवर्नर के माध्यम से, ठीक है। और गवर्नर जो है फिर वो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और गवर्नर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। इफ ही शी टेक्स हेल्प ऑफ द स्टेट चीफ सेक्रेटरी और द एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर whom she can appoint, ठीक है। जैसे गवर्नर के पास पावर आ जाता है वो सारा ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम करवाता है। ऑल्सो द प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिक्लेयर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर पावर वुड बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। जो स्टेट के पास जो पावर्स होते हैं लॉज बनाने के, वो भी पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, ग्राउंड्स ऑफ इंपोजिशन। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर्ड रूल फॉर द फॉलोइंग 2 रीजंस। पहला क्या है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट cannot be carried out in the conformity with the provision of the constitution, he is authorized to impose 356। Got my point? जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो है सरकार जो है राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग में नहीं चल रही है, या इल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उसको, या माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे नहीं ले सकते आप, जब उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर हो गई है, उसी टाइम पे जो है ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 356 द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर द सिचुएशन हैज अराइजन दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट, देन he or she can give the direction, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ड्यूरेशन। पार्लियामेंट अप्रूवल इज नेसेसरी टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल ऑन एनी स्टेट। पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल शुड बी अप्रूव्ड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 2 months एंड द अप्रूवल इज थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। जो अप्रूवल है वो 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, एंड दैट थ्रू ऑल्सो सिंपल मेजोरिटी। उसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपावर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही और शी satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability, credit of India or of any part of its territory is threatened. At that time he or she can impose the financial emergency, ठीक है। इसका अप्रूवल लेना होता है विद इन द 2 months ऑफ द पार्लियामेंट्री पास रिजोल्यूशन अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी विद अ सिंपल मेजॉरिटी। इसका अप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन जो होता है इसका, द फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट इनडेफिनेटली, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए
लागू हो जाती है आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट अंटिल इट इज कैंसिल्ड। एक बार पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर दे तो ये इंडेफिनिट टाइम के लिए लागू हो जाती है, अगर पार्लियामेंट जब तक इसको कैंसिल नहीं करे। दिस मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड मैक्सिमम टर्म फॉर इट्स ऑपरेशन, दैट पार्लियामेंट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड रिपीटेडली फॉर इट टू इट्स कंटिन्यू। मतलब बार बार जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अप्रूवल लेना होता है पार्लियामेंट का, वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस तक की सैलरी को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिंदुस्तान के फाइनेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको बचाने के लिए किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, बाय इशूइंग अनदर प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट द प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर द इमरजेंसी टू बी ओवर। A revocation of this nature does not need the parliamentary approval. ये इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को जब लगे तो ही और शी कैन रिवोक। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स ये होते हैं एक्सपेंशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर ओवर द स्टेट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही फैसले लेगी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का भी। रिडक्शन इन द पे एंड बेनिफिट्स। ठीक है, जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका रिडक्शन हो जाएगा पे बेनिफिट्स में। आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनल बिल्स आर रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट अप्रूव। जैसे ही प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है, जितने भी मनी बिल्स होते हैं जो मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताए थे, या जो जितने भी फाइनेंस बिल्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज वेल एज अनदर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज सर्व, जो कि यूनियन या स्टेट के अंदर जो भी सर्व कर रहे हैं, उनके जितने भी सैलरीज या बेनिफिट होते हैं वो इस डायरेक्टिव से रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे ही नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, उस फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट और वेदर इट इज हाई कोर्ट, इन जजेस की सैलरी जो है दैट विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अभी क्वेश्चंस देखते हैं। Consider the following statements in the respect of the financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. Financial emergency की बात कर रहा है। The proclamation of the financial emergency is issued, said seals to operate at the expiration of 2 months. जैसे ही proclaimed हो जाएगा financial emergency, issued shall cease to operate in the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of the both house of the parliament. If any proclamation of the financial emergency is in operation, अगर any proclamation of financial emergency is in operation, it's competent of the President of India to issue direction for the reduction of the salaries allowances person serving judges. The correct answer would be 2, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ एक बार अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट टू फ्रॉम ऑल्सो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following are the exclusive power of the लोकसभा? लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर कौन सा है इसमें? ऑप्शन फर्स्ट है टू रेटिफाई एंड डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू पास ए मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें इज द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड ओनली। ठीक है, क्योंकि रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी वो सिर्फ राज्यसभा भी कर सकती है अगर लोकसभा नहीं हो, और लोकसभा भी कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से, या मेजोरिटी की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट उसमें। और इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसमें तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं विल टेक द पार्ट। व्हाट माय पॉइंट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द प्रेसिडेंट फॉर द इमरजेंसी चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ATS, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।